नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज का करे समान, तिरंगा देता कई संदेश। तो दोस्तों ये जो तिरंगा है उन उस तिरंगे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों जानेंगे कि जो तिरंगे के अंदर 3 रंग हैं और जो बीच में अशोक चक्र है उसमें 24 तालियां हैं, उन तालियों का क्या मतलब होता है और इन 3 रंगों से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। दोस्तों और भी बहुत सारी बातें हैं जो तिरंगा के बारे में निकल कर आती हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में और जानेंगे हम देश का पहला तिरंगा इस समय कहाँ पर है और अशोक चक्र के 24 तालियों की क्या महत्व है। ठीक है साथियों, तिरंगे का 6 तरह से नहीं कर सकते हम इस्तेमाल। वो कौन कौन से 6 तरीके हैं, उन सभी बातों के बारे में आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें। तो दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का करे समान, तिरंगा देता कई संदेश। ठीक है, क्या क्या संदेश देता है वो देखते हैं। दोस्तों तिरंगे में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग। जो केसरिया रंग होता है वो शक्ति और साहस का प्रतीक है। जो सफ़ेद रंग है वो शांति और सच्चाई का प्रतीक है। ठीक है साथियों, और जो हरा रंग है वो धरती की उर्वरता, बढ़ोतरी और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, जो बीच में आपको तिरंगे के बीच में आपको अशोक चक्र दिखाई दे रहा होगा, वो अशोक चक्र जिसका क्या महत्व है देखते हैं। गति में जीवन है, गति में जीवन है और स्थायित्व में मृत्यु। ठीक है, यह जीवन की गतिशीलता का संदेश देता है। जो दोस्तों अशोक चक्र है जिसमें 24 तालियां होती है, उस अशोक स्तंभ का क्या संदेश देता है हमारे तिरंगे के अंदर कि गति में जीवन है और स्थायित्व में मृत्यु है। यह जीवन की गतिशीलता का संदेश देता है। चक्र की तिलियां, ठीक है, जो अशोक चक्र है उसकी तिलियां, अशोक चक्र में नीले रंग की तिलियां भारत निरंतर प्रगतिशील है, इसका प्रतीक देती है। जो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, जो अशोक चक्र है उसमें जो 24 तिलियां होती हैं वो भारत निरंतर प्रगतिशील है, इसका प्रतीक हमें देती है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीय ध्वज का जो इसमें 3 रंग और अशोक चक्र है उसका क्या हमें महत्व है और क्या उसका प्रतीक देता है। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों आपके दिमाग में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा, अशोक चक्र की 24 तिलियों का क्या मतलब होता है। ठीक है, ये हर जीव व्यक्ति के दिमाग में क्वेश्चन चलता रहता है। तो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि जो अशोक चक्र है उसकी 24 तिलियों का क्या महत्व है। दोस्तों इसका जवाब सुनिए आप। सम्राट अशोक के बहुत से शिलालेखों पर एक चक्र जो पहिया की आकृति बना हुआ है उसे अशोक चक्र कहते हैं। ठीक है, तिरंगे में ये चक्र नीले रंग का होता है। दोस्तों जो राष्ट्रीय ध्वज होता है उसमें यह चक्र नीले रंग का होता है, अशोक चक्र। ठीक है, इसमें 24 तिलियां होती हैं। ये 24 तिलियां मनुष्य के 24 गुणों को प्रदर्शित करती हैं। तो दोस्तों आगे हम देखेंगे वो 24 तिलियां मनुष्य के 24 गुणों को प्रतीत करती है, वो क्या क्या हैं। ठीक है, उन 24 तिलियों के बारे में हम आगे देखते हैं। अशोक चक्र में 24 तिलियों का महत्व। ठीक है, 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। संयमित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। आरोग्य, निरोगी जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। शांति, देश में शांति व्यवस्था कायम रखने की सलाह देती है। त्याग, देश और समाज के लिए त्याग की भावना का विकास होता है। शील, व्यक्तिगत स्वभाव में शील
शीलता का भाव रखना चाहिए। 6 नंबर की तिली है जो सेवा का प्रतीक है, देश और समाज की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, कितनी 24 में से कितनी तिलियों के बारे में हमने जाना है? 6। ठीक है, अब आगे और देखते हैं दोस्तों। 6 नंबर की सेवा के बारे में हो गया। अब क्षमा, मनुष्य और प्राणियों के लिए क्षमा की भावना रखनी चाहिए। प्रेम, देश और समाज के लिए प्रेम की भावना रखनी चाहिए। मैत्री, समाज में मित्रता और भाईचारे की भावना रहनी चाहिए। बंधुत्व, देश प्रेम और बंधुत्व को बढ़ावा देना चाहिए। संगठन, राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत रखना चाहिए। कल्याण, देश और समाज के लिए कल्याणकारी काम में भाग लेना चाहिए। ठीक है। समृद्धि, देश और समाज की समृद्धि में योगदान देना चाहिए। उद्योग, देश की औद्योगिक प्रगति में मदद करना चाहिए। सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। नियम, निजी जिंदगी में नियम स्वयं से बर्ताव करना चाहिए। ठीक है। क्षमता, समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहिए। ठीक है। अर्थ, धन का सही जगह इस्तेमाल करना अर्थ कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर की जो तिल्ली है वो है नीति, देश की नीति के लिए निष्ठा रखना। ठीक है। न्याय, सभी के लिए न्याय की बात करना। ठीक है। सहकार्य, आपस में मिलजुल कर काम करना चाहिए। कर्तव्य, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। अधिकार, अधिकारों का गलत इस्तेमाल न करना। ठीक है। बुद्धिमत्ता, जो लास्ट और एंड की है, देश की समृद्धि के लिए खुद का बौद्धिक विकास करना। ठीक है, वो बुद्धिमत्ता होती है। तो दोस्तों हमने जो अशोक चक्र की 24 तिलियां हैं उनके बारे में हमने विस्तार से जान लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। आपके दिमाग में फिर से एक क्वेश्चन आया होगा कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है और ये किस कपड़े से बना तिरंगा पहना सकते हैं। ठीक है, इसका जवाब सुनिए आप। राष्ट्रीय ध्वज का मानक आकार, लंबाई और चौड़ाई 3:2 के अनुपात में रखने का प्रावधान है। ठीक है। मशीन से बना हुआ कपास, ऊन या रेशम, खादी से बना तिरंगा पहरा सकते हैं। साथ ही पॉलिएस्टर से बना तिरंगा भी पहनाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। आपके दिमाग में फिर से एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कब और कौन राष्ट्रीय ध्वज पहना सकता है। ठीक है, इसका जवाब सुनिए। कोई भी व्यक्ति, संस्था, एजुकेशन इंस्टीट्यूट और निजी सरकारी संस्था, ठीक है, जो निजी सरकारी संस्था तिरंगा झंडा को सम्मान के साथ किसी भी दिन या किसी भी अवसर पर पहरा सकते हैं। ठीक है। सेकंड सवाल है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा किस समय पहरा सकते हैं। इसका जवाब है कोई भी व्यक्ति, निजी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट दिन या रात यानी 24 घंटे में कभी भी तिरंगा पहरा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सवाल आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं आपके दिमाग में कौन सा सवाल चल रहा है। क्या ध्वजारोहण और तिरंगा पहनाने में कोई अंतर है? जी हाँ, बिल्कुल। ध्वजारोहण और तिरंगा पहनाने में बहुत अंतर है, वो हम देखते हैं। जिसका सवाल है हाँ जी, बिल्कुल फर्क है। आइए इनको समझते हैं। 15 अगस्त को जब तिरंगे को नीचे से रस्सी के माध्यम से खींचकर पहनाया जाता है तो उसे ध्वजारोहण कहा जाता है। ठीक है। और 26 जनवरी में तिरंगा ऊपर ही बंधा होता है जिसे पूरा खोलकर पहनाया जाता है, इसे झंडा पहनाना कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 26 जनवरी को झंडा पहनाते हैं और 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। आपके दिमाग में फिर से एक सवाल उत्पन्न हुआ होगा, तिरंगा पहनाने के अलावा लोग तिरंगा का कई तरह से इस्तेमाल करते हैं, क्या ये सही है? और तिरंगे किस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों इसका जवाब आप सुनिए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है कि तिरंगा पहनाने के अलावा लोग तिरंगे का कई तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सदा के लिए गलत है। झंडे को जानबूझकर जमीन या फर्श को छूने और पानी में डूबने नहीं दिया जाना चाहिए।
फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अनुसार आप किसी भी दूसरे उद्देश्य से तिरंगे झंडे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो दोस्तों ये सरासर गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों फिर से एक सवाल उत्पन्न हुआ, तिरंगे का अपमान करने पर सजा का क्या प्रावधान है। दोस्तों जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका अपमान करने पर सजा का क्या प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते, कुचलते या फाड़ते या नियम विरुद्ध ध्वजारोहण करते पाया जाता है तो उसे 3 साल की जेल हो सकती है और उसके साथ जेल के साथ उसको जुर्माना देना पड़ सकता है। व्यक्ति को जेल और जुर्माना दोनों ही सजा दी जा सकती है, ठीक है। तो यह है सजा का अपमान के विरुद्ध क्या प्रावधान है जो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों अब जानते हैं तिरंगे का 6 तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। दोस्तों कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जो तिरंगे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो तिरंगा के लिए अपमान माना जाता है, ठीक है। किसी तरह की वर्दी या ड्रेस में के लिए यूज नहीं कर सकते। दोस्तों जो तिरंगा है उस तिरंगे का किसी भी तरह से हम वर्दी या ड्रेस कोड यूज नहीं कर सकते, ठीक है। पर्दे, तकिया या कवर रुमाल के लिए तिरंगे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। ये दोस्तों गलत है। और तकिए वगैरह, पर्दे वगैरह हम नहीं बना सकते, ये भी गलत है। झंडे का कुछ अगर तिरंगा है उस तिरंगे पर हमें कुछ लिखना नहीं चाहिए, जैसे ये कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों यह सरासर गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। झंडे को किसी वस्तु के लेने देने, पकड़ने या ले जाने के लिए यूज नहीं कर सकते। दोस्तों अगर झंडे का कुछ बैग वगैरह कुछ बना के हम नहीं यूज ले सकते, ठीक है, ये गलत है। दोस्तों झंडे को सजावट के लिए जिसे बंदरवाल बनाने में यूज नहीं कर सकते। दोस्तों अगर कुछ सजावट का सामान हम तिरंगे से नहीं बना सकते, जैसे बंदरवाल हो गए या और कुछ झंडे के जो सजावटी सामान हो गए, उनका हम यूज नहीं कर सकते दोस्तों। और इसका 6वां यह है, नाव, गाड़ी, बिल्डिंग को कवर करने के लिए झंडे का यूज नहीं कर सकते। दोस्तों अगर हमारे पास गाड़ी है, बिल्डिंग है या और भी कुछ ऐसा सामान है जिसको हम कवर कर सकते हैं, तो उसको हम झंडे के वस्त्र से कवर नहीं कर सकते, ठीक है। ये दोस्तों कानूनी एक्ट के तहत ये जुर्माना है और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों फिर से आपके दिमाग में एक सवाल उत्पन्न हुआ होगा, देश का पहला तिरंगा इस समय कहाँ है। दोस्तों ये तो बहुत जरूरी बात है और सभी के लिए जानना आवश्यक है कि देश का पहला तिरंगा अभी कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो भारत का पहला तिरंगा झंडा जिसे 15 अगस्त 1947 को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर फहराया था, जिसके बाद आधिकारिक तौर पर भारत की आज़ादी की घोषणा हुई थी। वो तिरंगा अब राजधानी दिल्ली स्थित आर्मी बैटल ऑनर्स मेस में है, ठीक है। इस तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने का प्रस्ताव 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में संविधान सभा की बैठक पंडित नेहरू ने रखा, जिसे सभी ने स्वीकार कर लिया। इस तरह हमारा राष्ट्रीय ध्वज अस्तित्व में आया था, ठीक है। तो दोस्तों कहाँ पर है देश का पहला तिरंगा, कहाँ पर है, दिल्ली में, ठीक है। भारत की राजधानी दिल्ली में है और दिल्ली में कहाँ पर, आर्मी बैटल ऑनर्स मेस में, ठीक है, आर्मी बैटल ऑनर्स मेस में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों कुछ बातें हमें ध्यान में रखना चाहिए। स्कूल, घर या किसी संस्था में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगा रहे हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों पहली बात है, फटा हुआ और मैला झंडा नहीं पहनाया जा सकता है। अगर झंडे का रंग फीका पड़ गया है तो उसे नहीं पहनाना चाहिए। झंडे को कभी भी झुका कर नहीं रखना चाहिए। जहां तिरंगा पहनाया जा रहा है वहां
यह सबसे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। जिस जगह तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है वहाँ इसके साथ कोई दूसरा झंडा इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिस खंबे या बिल्डिंग पर झंडा लगा रहे हो उस पर किसी तरह का कोई विज्ञापन नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करो। दोस्तों अभी हाल ही में हमने जो राजस्थान का नया भूगोल, नया कला संस्कृति, इतिहास और जो नए जिले बने हैं उन सभी जिलों के ऊपर हमने एक बुक लॉन्च की है जो फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित बुक है। और 50 जिलों का नया राजस्थान जिसमें 10 संभागों के बारे में विस्तार से बताया गया है और 50 जिलों को विस्तार से बताया गया है। तो दोस्तों ये बुक आप मार्केट से आप खरीद सकते हो और दोस्तों उचित दामों पर ये आपको मिलेगी। तो दोस्तों इस बुक में 160 पेज हैं और पूरी डिटेल के साथ इसमें जिलों का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों आप एक बार इस बुक को आप अवश्य देखें और दोस्तों ऐसे ही हम नए नए वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों जल्द ही हम मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो के साथ नए अंदाज में। तब तक जय हिंद, जय भारत।